एक सवाल। तुमने कभी सोचा, जब तुम उस छोटे से बॉक्स में क्लिक करते हो, आई एम नॉट अ रोबोट, वो सिस्टम एक सेकेंड से भी कम में कैसे डिसाइड कर लेता है कि तुम इंसान हो? तुमने कुछ टाइप नहीं किया, कोई पजल नहीं सॉल्व किया, बस एक क्लिक, और सिस्टम बोल देता है ह्यूमन। लेकिन ये जादू नहीं है, इसके पीछे एक इतनी ब्रिलियंट साइंस है कि जानने के बाद तुम उस चेकबॉक्स को कभी पहले जैसी नज़र से नहीं देखोगे। और एक और बात, हर रोज लोग मिलकर 200 मिलियन कैप्चास सॉल्व करते हैं, और उसमें से 5000 घंटे की ह्यूमन ब्रेन पावर खर्च होती है। वो इंसान जिसने कैप्चा बनाया, जब उसे ये पता चला, तो उसने कुछ ऐसा किया जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। आज वो सब बताऊंगा, बने रहो। शुरुआत, एक प्रॉब्लम जो इंटरनेट को तोड़ रही थी। साल 2000, याहू एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। याहू को कंप्यूटर प्रोग्राम से परेशानी हो रही थी जो उनके चैट रूम्स में घुस रहे थे, टीनेजर्स बनकर, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और स्पैम भेजने के लिए। ये प्रोग्राम्स थे बॉट्स, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो मिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स बना पलक झपकते। याहू हेल्पलेस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे पता करें कि जो अकाउंट बना रहा है वो इंसान है या मशीन है। याहू ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हेल्प मांगी। वहां एक 22 साल का पीएचडी स्टूडेंट था, नाम था लुइस वॉन आन। उसे एक टास्क दिया गया, एक ऐसा टेस्ट बनाओ जिसे इंसान पास कर सके लेकिन कंप्यूटर नहीं। और उस चैलेंज ने एक इन्वेंशन को जन्म दिया जो आज दुनिया की हर वेबसाइट पर है, कैप्चा का जन्म। और उसका फुल फॉर्म जो शायद तुम नहीं जानते। लुइस वॉन आन ने अपने प्रोफेसर मैनुअल ब्लूम और टीममेट्स निकोलस हॉपर और जॉन लैंगफोर्ड के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया। उन्होंने एक आइडिया को उल्टा कर दिया। तुमने ट्यूरिंग टेस्ट सुना होगा, जिसमें चेक किया जाता है कि क्या कंप्यूटर इंसान की तरह बिहेव कर सकता है। वॉन आन की टीम ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली इन्वर्ट किया, एक ऐसा टेस्ट जो चेक करे कि क्या यह इंसान है या कंप्यूटर। और इस इन्वेंशन का नाम रखा गया कैप्चा, फुल फॉर्म कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। 2001 में याहू पहली कंपनी बनी जिसने कैप्चा इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद इसका यूज तेजी से फैल गया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, ये काम कैसे करता है? पहले वर्जन में कैप्चा एक सिंपल आइडिया था, डिस्टॉर्टेड लेटर्स और नंबर्स जिन्हें तुम्हें टाइप करना होता था। लॉजिक ये था, कंप्यूटर्स उस जमाने में डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट को पढ़ने में बहुत वीक थे। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, जो पैटर्न रिकग्निशन में बेहद पावरफुल है, उन्हें आसानी से पढ़ लेता था। ये था ओसीआर का लिमिटेशन। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कंप्यूटर जब नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ता है तो ओसीआर यूज करता है, लेकिन ट्विस्टिंग, वॉर्पिंग और नॉइज ऐड करने से ओसीआर फेल हो जाता था। गूगल के अकॉर्डिंग उस जमाने में लोग रोज 200 मिलियन कैप्चास सॉल्व कर रहे थे। सिस्टम परफेक्ट नहीं था, लेकिन था ब्रिलियंट। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, बहुत स्मार्टर होते गए। जितने ज्यादा कैप्चा सॉल्व होते, उतनी ज्यादा एआई ट्रेनिंग होती। कंप्यूटर्स बेहतर होते गए और लोग नहीं। ये एक आर्म्स रेस था। को लुइस वॉन आन ने एक और ब्रिलियंट मूव किया, रीकैप्चा। जब कैप्चा ने बुक्स डिजिटाइज की, ये वो पार्ट है जो जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। लुइस वॉन आन को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अननोइंगली एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो रोज 5000 घंटे की ह्यूमन ब्रेन पावर वेस्ट कर रहा था। उन्होंने सोचा, इस ब्रेन पावर को किसी यूजफुल काम में लगाया जाए। यूरेका मोमेंट आया एक रोड ट्रिप के दौरान, वॉशिंगटन डीसी से पिट्सबर्ग जाते वक्त। आइडिया ये था, दुनिया में बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं जिन्हें डिजिटाइज करना जरूरी है। स्कैनर उन्हें स्कैन करते हैं, लेकिन पुरानी फेडेड इंक वाली किताबों के कुछ वर्ड्स कंप्यूटर्स पढ़ नहीं पाते। ओसिया सॉफ्टवेयर केवल 80% एक्यूरेट है, बाकी 20% वर्ड्स वो नहीं पढ़ पाता। तो वॉन आन ने कैप्चास में वही अनरीडेबल वर्ड्स डालने शुरू किए जो कंप्यूटर्स नहीं पढ़ पाते थे। रीकैप्चा यूजर्स को दो वर्ड्स दिखाता था। एक वो वर्ड जिसका आंसर सिस्टम को ऑलरेडी पता था, वेरिफिकेशन के लिए। और दूसरा वर्ड वो था जिसे कंप्यूटर नहीं पढ़ पाया था और जिसे ह्यूमन की हेल्प चाहिए थी। मतलब, तुम कैप्चा सॉल्व कर रहे थे और साथ में एक पुरानी बुक का एक वर्ड डिजिटाइज भी हो रहा था। तुम्हें पता भी नहीं था,
लेकिन तुम हिस्ट्री प्रिजर्व कर रहे थे। रिजल्ट? रीकैप्चा का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्काइव डिजिटाइज करना, जो 1851 से शुरू होता है और जिसमें 13 मिलियन से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। पहले साल में ही लोगों ने 1.2 बिलियन रीकैप्चा सॉल्व किए और 440 मिलियन वर्ड्स डिजिटाइज हुए, जो 17,600 किताबों के बराबर है। 17,600 किताबें, सिर्फ इसलिए कि लोग स्पैम से बचाव के लिए एक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। गूगल ने 2009 में रीकैप्चा को एक्वायर किया और इसे गूगल बुक्स के साथ इंटीग्रेट किया। अब आते हैं उस मोमेंट पर जो सबसे फेमिलियर है, वो चेकबॉक्स, आई एम नॉट अ रोबोट। तुम क्लिक करते हो और डन। लेकिन यहां असली मैजिक है। गूगल एनालाइज करता है यूजर का बिहेवियर, क्लिक करने से पहले, दौरान और बाद में, जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री और माउस मूवमेंट का एनालिसिस शामिल है। सोचो, सिर्फ एक क्लिक में? हाँ, इंसान माउस को कैसे मूव करता है वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा कर्व्ड होता है, थोड़ा वॉबल होता है, स्पीड वैरी करती है। बॉट का माउस मूवमेंट परफेक्टली स्ट्रेट, परफेक्टली कांस्टेंट स्पीड। ये एक डिफरेंस मिली सेकेंड्स में पकड़ा जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ। ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, तुम्हारा डिवाइस किस ओएस पर है, कौन सा ब्राउज़र है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, कुकीज़ है या नहीं। अगर तुम गूगल अकाउंट में लॉग्ड इन हो तो गूगल को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और अगर सिस्टम फिर भी अनश्योर हो तभी वो तुम्हें इमेज पजल देता है, सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक लाइट्स, वरना सिर्फ एक क्लिक और तुम थ्रू हो। 2017 में गूगल ने रीकैप्चा V3 लॉन्च किया। यह सबसे एडवांस्ड वर्जन है और सबसे ईरी भी। रीकैप्चा V3 एक इनविजिबल बिहेवियर बेस्ड बॉट डिटेक्शन सिस्टम है जो वेबसाइट्स को सिक्योर रखता है, बिना रियल यूजर्स को इंटरप्ट किए। यह पुराने प्रूव यू आर ह्यूमन मॉडल को रिप्लेस करता है एक स्कोर बेस्ड डिसीजन फ्रेमवर्क से। मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिस्टम बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये क्या क्या देखता है? माउस मूवमेंट और क्लिक पैटर्न्स, कितना नेचुरली और फ्लूइडली यूजर पेज नेविगेट करता है, स्क्रॉल बिहेवियर, टाइमिंग, स्पीड और डायरेक्शन, कीस्ट्रोक डायनामिक्स, टाइपिंग का रिदम और केडेंस, टाइम ऑन पेज, सेशन कितनी देर चला, आईपी एड्रेस रेप्यूटेशन, क्या वो आईपी किसी नोन बॉट, डेटा सेंटर, वीपीएन या प्रॉक्सी से एसोसिएटेड है, ब्राउजर फिंगरप्रिंट, डिवाइस टाइप, ओएस, ब्राउजर वर्जन, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, स्क्रीन रेजोल्यूशन। इन सभी सिग्नल्स को एक स्कोर मिलता है 0.0 से 1.0 के बीच। 0 के करीब मतलब बॉट, 1 के करीब मतलब ह्यूमन। और ये सब तुम्हें बताए बिना, बैकग्राउंड में, साइलेंटली, वो ट्विस्ट जो कोई नहीं बताता। अब वो बात जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करती है। अगर यूजर गूगल सर्विसेज में लॉग्ड इन है तो ये क्रॉस साइट सिग्नल स्कोरिंग एक्यूरेसी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। मतलब जो लोग गूगल अकाउंट यूज करते हैं उन्हें कैप्चा कम दिखती है, जो वीपीएन यूज करते हैं, प्राइवेसी कॉन्शियस है, उन्हें ज्यादा कैप्चा मिलती है, क्योंकि सिस्टम उन्हें सस्पिशियस मानता है। और एक और आयरनी, 2023 में एक 2023 में एक 13-month स्टडी पब्लिश हुई, डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड, अ लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड यूजर स्टडी ऑफ रीकैप्चा V2, जिसमें पाया गया कि रीकैप्चा बॉट्स के खिलाफ बहुत कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और प्राइमरीली एक यूजर डेटा ट्रैकिंग टूल बन गया है। इसने सोसाइटी को एस्टिमेटेड 819 मिलियन आवर्स की अनपेड ह्यूमन लेबर खर्च कराई। 819 मिलियन आवर्स अनपेड। तुम स्पैम रोक रहे थे और साथ में डेटा दे रहे थे। बॉट्स का रिवेंज, एआई ने कैप्चा को कैसे तोड़ा? अब एक और ट्विस्ट, जैसे जैसे कैप्चा स्मार्टर हुई, बॉट्स भी स्मार्टर होते गए। आज के एआई पावर्ड बॉट्स इमेज रिकॉग्निशन में इंसानों से बेटर है। ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉसवॉक्स, फायर हाइड्रेंट्स, बॉट्स इन्हें ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड बॉट्स जो एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो रीकैप्चा को बाईपास कर सकते हैं। इसका मतलब वो वॉर जो 2000 में शुरू हुई थी अभी भी चल रही है। और एक डार्क साइड भी है, कैप्चा फार्म्स। कैप्चा फार्म्स ऐसे बिजनेसेस हैं जो ह्यूमन वर्कर्स को हायर करते हैं कैप्चा सॉल्व करने के लिए, साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स की मदद के लिए। मतलब इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे कंट्रीज में वर्कर्स बैठकर पैसे लेकर कैप्चा सॉल्व करते हैं, जिन्हें बोट नेटवर्क यूज करता है।
200-300 पैर, 1000 कैप्चाज। ह्यूमन लेबर को एक्सप्लॉइट करके टेक्नोलॉजी का गला घोंटा जा रहा है। वो 22 साल का ग्वाटेमाला का बच्चा जिसने याहू की प्रॉब्लम सॉल्व की, उसने यहां रुककर नहीं सोचा। 2006 में उन्हें मैकार्थर जीनियस ग्रांट मिला, $5000 का। गूगल ने 2009 में रीकैप्चा एक्वायर किया और फिर उन्होंने एक और चीज बनाई, डुओलिंगो। वही सोच, ह्यूमन ब्रेन पावर को प्रोडक्टिवली यूज करना, लैंग्वेज लर्निंग को गेमिफाई करना। आज डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एक आदमी, एक आइडिया, एक पीएचडी स्टूडेंट, और उसने लिटरली बोट हमलों से इंटरनेट को बचाया। 13 मिलियन न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स डिजिटाइज करवाए, गूगल बुक्स को पावर दिया और डुओलिंगो से लाखों लोगों को लैंग्वेज सिखाई। सब कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश से। दोस्तों, अगली बार जब वो familiar बॉक्स दिखे, आई एम नॉट अ रोबोट, याद करो, वो बॉक्स तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी माउस मूवमेंट देख रहा है, तुम्हारा ब्राउजर फिंगरप्रिंट पढ़ रहा है, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड एनालाइज कर रहा है और मिली सेकेंड्स में डिसाइड कर लेता है। ये सर्वेलेंस नहीं है, ये साइंस है। लेकिन ये साइंस एक ऐसे इंसान ने बनाई जो जेन्युइनली दुनिया को बेटर बनाना चाहता था। टेक्नोलॉजी तटस्थ होती है, उसे कैसे यूज करते हो वो डिसाइड करता है कि वो गुड है या बैड। दोस्तों, आज तुमने जाना कैप्चा क्यों बना, कैसे काम करता है, रीकैप्चा ने कैसे 13 मिलियन आर्टिकल्स डिजिटाइज किए, और आज का इनविजिबल सिस्टम तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें पता था कि कैप्चा सॉल्व करते वक्त तुम न्यूयॉर्क टाइम्स की पुरानी बुक्स डिजिटाइज कर रहे थे बिना जाने। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्यूरियस रहो, इन्फॉर्म्ड रहो।